कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से नया बैच भी शुरू हो गया है यूपी हायर के लिए, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए। यूपी हायर की भी परीक्षा अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है, आयोग गठन हो गया है। तो अब संभवतः परीक्षा आपकी नवंबर दिसंबर में हो ही जाएगी। तो अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं किया था तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से लग जाइए, पूरी मेहनत करिए, पूरी तत्परता के साथ लगिए। और यूजीसी नेट दिसंबर के लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है। तो आज से नया बैच लोगों को मिल रहा है, कल से ही दिया गया है, आज दूसरा दिन है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे, आज की सीरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आज की जो सीरीज लोगों को दी गई है उस सीरीज को देखें, वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, 2-4 प्रश्न देखकर आप यह कहें कि 2-4 प्रश्न अब सही हो रहे हैं तो सारी ऐसे होगा सीरीज, या फिर 2-4 नहीं आ रहे हैं तो सारे ऐसे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप हमारे यहाँ समय देंगे तो बेहतर आप सीख कर ही जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें डेली आप चाहते हैं कि डेली टेस्ट सीरीज मिले, डेली वीडियो लेक्चर मिले, डेली पीडीएफ नोट्स मिले, डेली लाइव क्लास मिले, तो आप इस नंबर पर शुल्क और सारी जानकारी ले सकते हैं। जो 2 दिन की कक्षाएं आपकी छूटी हैं, यानी आज की भी अभी एडमिशन लेंगे शाम तक, तो आज की जो कक्षाएं छूटी हैं और जो कल की छूटी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। आज आदिकाल लोगों को कराया गया है और कल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और नामकरण कराया गया था। अगर आपको टेस्ट सीरीज केवल चाहिए तो 500 रुपये पर मंथ टेस्ट सीरीज दी जा रही है, आप उसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को और देखिए, अपना मूल्यांकन अवश्य करिए, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं जरूर प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किसने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है, जिसमें आप देखेंगे गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन। विकल्प है 1-2, 2-3, 1-3, 1-2-3। कालानुक्रम पद्धति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वर्णानुक्रम पद्धति की बात हो रही है। वर्णानुक्रम पद्धति में आपका उत्तर होगा 1 और 2। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति अपनाया है, वर्णानुक्रम नहीं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किसने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, तो एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन आपको पता हो गया, दूसरा मिश्र बंधु होंगे, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कविवृत्त संग्रह कहा है? किसे कविवृत्त संग्रह कहा है? टाइपिंग मिस्टेक है। किसे कविवृत्त संग्रह कहा है? अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को, या अपने समकालीन लिखे गए इतिहास ग्रंथों को, या अपने समय के बाद लिखे गए साहित्य इतिहास के ग्रंथों को? आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1, अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास के ग्रंथों को। कविवृत्त संग्रह की बात यहाँ पर हो रही है। कविवृत्त संग्रह, जैसा कि आप जानते हैं कि शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा गया, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा गया, मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा गया। तो ये सब अपने समय से पहले लिखे गए इतिहास ग्रंथ हैं। किसने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है? उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? यहां पर भी आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 6 देखें। आपका उत्तर हो जाएगा सी, मिश्र बंधु। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? गारसा दत्तासी, एडविन ग्रिव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, विनोद कुमार शुक्ल।
प्रश्न संख्या 7, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? बिल्कुल बी हो जाएगा, एडविन ग्रिप्स। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952, 1000, 692, 750। आपका उत्तर हो जाएगा 952। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? साहित्यिक कोटि की नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, सिद्धों और योगियों की रचनाएं जो थी वो साहित्यिक कोटि की नहीं है। ये किसका मानना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। भारतेंदु युग को किसने स्वच्छंदता काल कहा? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, जैनेन्द्र कुमार, नलिन विलोचन शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, गणपति चंद्र गुप्त। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 11 देखें, आर्य भाषा परिवार में केंतुम वर्ग की भाषा कौन सी है? केंतुम वर्ग, शतम वर्ग, यह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2, यानी केल्टिक और ट्यूटोनिक, ये केंतुम वर्ग की भाषा है। केंतुम में आप देखेंगे जो जर्मनिक है उस जर्मनिक को ही ट्यूटोनिक कहा जाता है। बाकी केल्टिक तो है ही है, ग्रीक है, तोखरी है, हिटाइट है, इटालिक है। और शतम वर्ग में भारत ईरानी है, बाल्टोस्लाविक है, अर्मीनी है, अल्बानी है। अल्बानी को ही इलीरियन जो है यही इलीरियन है अल्बानी। कहीं कहीं आपको अल्बानी नाम मिलेगा और कहीं कहीं आपको इलीरियन नाम मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। प्राकृत की तृतीय अवस्था किस नाम से जाना जाता है? तो पहले पाली होगा, फिर प्राकृत होगा और तृतीय अवस्था होगा अपभ्रंश, चौथा होगा आपका अवहट। धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर याकोबी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर याकोबी। डॉक्टर याकोबी। अगला प्रश्न है कि 7वीं से 11वीं सदी के काल को किसने अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है? 7वीं से 11वीं सदी के काल को अपभ्रंश का स्वर्णकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने माना है? हरदेव बाहरी, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, हरदेव बाहरी। अगला प्रश्न देखें, हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? सेठ गोविंद दास, रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 15 देखें। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सेठ गोविंद दास। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। उपर्युक्त उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? बात संसद की हो रही कि संसद में कार्य, विधानसभा नहीं, संसद में कार्य। आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 120। कंप्यूटर टाइपिंग के किस विधि का विकास राजभाषा विभाग ने किया? रेमिंगटन टाइपिंग, इन स्क्रिप्ट टाइपिंग, फोनेटिक टाइपिंग। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, कौन सा टाइप है? उत्तर हो जाएगा केवल 2, इन स्क्रिप्ट टाइपिंग। इसका विकास राजभाषा विभाग ने किया। अगला प्रश्न है, देवनागरी के मानकीकरण के विषय में 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित समिति का सुझाव किया था। समिति ने क्या सुझाव दिया था? यह समिति का सुझाव क्या था? अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया, पंचमाक्षर स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, यह सुझाव दिया, या सिरोरेखा लगाई जाए, यह सुझाव दिया। तो 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, 1 और 3 होगा, या 1 2 3 होगा। इसमें से क्या सही है? आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, सिरोरेखा लगाई जाए, अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया, यह नहीं होगा। महेश दत्त शुक्ल, भाई भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का जानते होंगे। भाषा काव्य संग्रह 1873 में कहाँ से प्रकाशित होता था? विकल्प में है आगरा, बनारस, दिल्ली, लखनऊ। आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ से। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी के कितने भागों का संपादन किया? कितने भागों का संपादन किया? 8 भागों का संपादन किया। कितने भागों का? तो 8 भागों का संपादन किया है। निम्न में से किसने जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना? अप्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना? डॉक्टर बुलर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, कविराज श्यामल दास ने। किसने अप्रमाणिक माना है? उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर बुलर ने। जो ये पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो के बारे में आप लोग जानते भी होंगे और इस पर आधारित परीक्षाओं में खूब प्रश्न भी पूछा जाता है। भाई शिव सिंह सेंगर का नाम आपने सुना होगा। शिव सिंह सेंगर ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा। जब छंदों का अजायब घर बात आती है तो कुछ लोग कहेंगे सर मैंने तो सुना है कि केशवदास की रामचंद्रिका को कहा जाता है। बिल्कुल, केशवदास की रामचंद्रिका को भी कहा जाता है। और किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर केशवदास की रामचंद्रिका को कहा, जबकि पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर शिव सिंह सेंगर ने कहा है। चंद्रवरदाई का प्रिय छंद कौन सा था? कभी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना छप्पय है। पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं उस सर्ग को क्या कहा जाता है? ये एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। समय कहा जाता है। कुल कितने समय या सर्ग हैं? तो 69 हैं। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया? तो 68 प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है। छंदों का राजा की अगर बात करें तो छंदों का राजा किसने कहा इनको? हेलो, हाँ, अभी क्लास के बाद कॉल करते हैं। यहाँ पर छंदों का अगर राजा की बात करें तो छंदों का राजा किसे कहा गया, किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। ये भी लिखना चाहें तो लिख लें। नामवर सिंह ने चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा है। छंदों का राजा कहा है। पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कौन है? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो उद्धारक किसे माना जाता है? कर्नल टाड को माना जाता है। कर्नल टाड को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य की संज्ञा किसने दी? विकसनशील काव्य की संज्ञा किसने दी? इसीलिए कहते हैं कि जब भी हमारी सीरीज या लेक्चर देखने बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें। आप देखिए कितने तथ्य बताए जा रहे हैं। अगर इन्हें आप लिखते चलेंगे तो मुझे लगता है कि परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न मिल सकता है। विकसनशील काव्य पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? तो शंभुनाथ सिंह ने कहा है। शंभुनाथ सिंह ने कहा है विकसनशील काव्य। अब इसमें पद्मावती समय जो है वो कौन सा समय है, कौन सा सर्ग है? तो 20वां है। ये भी पूछा जा सकता है। या सबसे बड़ा इसमें समय कौन सा है या सर्ग कौन सा है? तो 61वां है, कन्नवज युद्ध। कैमास वध अगर पूछा जाए तो 57वां है। तो इस तरीके से इसको जरूर ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है
कि इसे सुख सुखी संवाद के रूप में मानने वाले आचार्य या मानने वाले समालोचक या आलोचक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो पृथ्वीराज रासो को जाली दस्तावेज तक उन्होंने कह डाला है। जाली दस्तावेज, जाली, फर्जी जिसे आप कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तथ्य हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति को किसने भक्त कवि माना है? विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले कौन हैं? ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो आपका उत्तर हो जाएगा विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले ब्रजनंदन सहाय भी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जबकि श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल तो श्रृंगारी कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अलावा श्रृंगारी कवि राम वृक्ष बेनीपुरी भी मानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो राम कुमार वर्मा भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री भी श्रृंगारी कवि मानते हैं विद्यापति को। तो ये सारी चीज़ लिखना चाहें तो आप लोग लिख लिया करें। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की उपाधि कौन सी है? विद्यापति की उपाधि कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 4। कुछ लोग कहेंगे सर केवल हम लोगों ने मैथिल कोकिल पढ़ा है, अभिनय जयदेव पढ़ा है, कवि शेखर पढ़ा है, कवि कंठहार पढ़ा है, कवि रंजन नहीं पढ़ा, खेलन कवि नहीं पढ़ा है, दशावधान नहीं पढ़ा, पंचानन नहीं पढ़ा। तो ध्यान रखिए, नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान रखिए, लिख लीजिए। 4 तो यह ही हैं। मैथिल कोकिल आपको रटा ही है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिल कोकिल रटा ही है। अभिनव जयदेव भी मुझे लगता है कि आप लोगों को याद ही होगा, अभिनय जयदेव। कवि शेखर भी ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा, कवि शेखर। कवि कंठहार क्योंकि कभी कभी साधारण प्रश्न बन जाते हैं ना, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, ये 8 उपनाम ध्यान रखिएगा, 8 उपनाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो की पहेली का उत्तर क्या है? एक नार तरवर से उतरी सर पर वाके पाँव, ऐसी नार कुनार को मैना देखन जाऊं। इसका उत्तर होगा मैना। मैना जो चिड़िया होती है, आपने देखा होगा, जो मैना चिड़िया होती है, मैना चिड़िया आपने अगर देखा होगा तो उसके सर पर देखते कुछ इस तरीके से, सर पर इस तरीके से आपने देखा होगा कि 3-4 ऐसे श्रृंख ऊपर निकला होता है। तो ये श्रृंखलाएं होती हैं, इसी को कहा सर पर वाके पाँव। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किसने चरित्र काव्य की रचना की? मेरुतुंग, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, सुमतिगण। बताइए। उत्तर हो जाएगा बी, शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ने कौन सी रचना है वो? तो आपको याद आ जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास सुना है नाम? सुना क्या है? बहुचर्चित होगा, याद ही होगा आप लोगों को। तत्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? तत्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? तत्ववाद जिसे द्वैतवाद भी कहा जाता है, द्वैतवाद भी कहा जाता है, मध्वाचार्य। निम्न में से किस वाद में जगत को मिथ्या बताया गया है? किस वाद में जगत को मिथ्या बताया गया? आपका उत्तर हो जाएगा ए, अद्वैतवाद में। अद्वैतवाद। संत काव्य धारा की विशेषता क्या है? संत काव्य सगुण ब्रह्म के प्रति आस्था नहीं, सतगुरु का महत्व है, आत्मविश्वास की प्रबलता है। संत काव्य धारा की बात हो रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। संत काव्य धारा।
अगला है संत काव्यधारा का प्रथम कवि नामदेव को किसने माना है? नामदेव को किसने माना है? तो उत्तर हो जाएगा नामदेव को रामकुमार वर्मा ने माना है। संत काव्यधारा का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने नामदेव को माना। बाकी रामचंद्र शुक्ल हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, रामस्वरूप चतुर्वेदी हों, इन सब ने संत काव्य का प्रथम कवि कबीर को माना है। जबकि नामदेव को मानने वाले कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा है। अगला प्रश्न है दादू दयाल के शिष्य कौन नहीं है? दादू दयाल के शिष्य कौन नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी रूपदास। अच्छा, रूपदास किसके शिष्य हैं? कितने लोग बताएंगे? रूपदास किसके शिष्य हैं? आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, बताएंगे कमेंट में? चलिए बताइएगा कमेंट में, लेकिन उत्तर आपको बता देते हैं और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको पता था या नहीं। रूपदास हरिदास निरंजनी के शिष्य हैं। हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी। जहां किसी के द्वारा कथित बात को चातुर्यपूर्ण युक्ति के साथ चमत्कृत ढंग से पुष्टि किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर काव्यलिंग अलंकार। आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर सी काव्यलिंग अलंकार। कुलहि प्रकाशहि एक सुत, कुलहि प्रकाशहि एक सुत, नहीं अनेक सुत निंद, एक चंद बस तम हरई, नहीं उडगन के वृंद। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्तर हो जाएगा बी दृष्टांत अलंकार है। प्रतीक शब्द प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है, यह कथन किसका है? प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है, बिल्कुल बी हो जाएगा, अज्ञेय का है। लुंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार, प्रकृति, भाव प्रवणता, अलंकार योजना। बहुत सही, ए हो जाएगा विचार। अब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक अभी भी देख रहे हैं, तो ज़रूर प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और यह सीरीज आपको कैसी लग रही है। और अगर सीरीज ज्वाइन भी करना है तो मैंने शुल्क भी बता दिया है। विडंबना और विरोधाभास जैसे नई समीक्षा के मुहावरे किस समीक्षक ने दिया है? आपका उत्तर हो जाएगा ए क्लिंथ ब्रुक्स। 35 का ए हो जाएगा क्लिंथ ब्रुक्स। निम्न में से कौन सा तत्व रस ध्वनि में शामिल नहीं है? शब्द पर ध्यान दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन नहीं है? भावोदय, भाव संधि, भावाभाव, भावाभास। उत्तर हो जाएगा सी भावाभाव। 36 का आपका सी हो जाएगा भावाभाव। आनंदवर्धन द्वारा उल्लिखित गुणीभूत व्यंग काव्य को मम्मट ने क्या कहा है? अवर काव्य, मध्यम काव्य, उत्तम काव्य, उत्तमोत्तम काव्य। उत्तर हो जाएगा सी उत्तम काव्य। अगला प्रश्न है साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया है? धनंजय, विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ। उत्तर हो जाएगा ए धनंजय। गोदान उपन्यास में मातादीन को रंगा हुआ सियार किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा बी धनिया ने कहा है। साहित्य के ज़्यादातर अभ्यर्थियों के पास वीडियो पब्लिश है इसलिए कह रहे हैं, वैसे जो हमारे पेड मेंबर्स होते हैं उन्हें किताब की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं। और मैं कहता भी हूँ कि किताब पढ़ने की ज़रूरत किसी को नहीं है जो हमारे पेड बैच में है, लेकिन ये वीडियो पब्लिश है इसलिए कह रहे हैं कि जिसके पास गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास में अध्याय 29 आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। भाई कुछ लोग कहते हैं सर ये कहाँ पर मिलेगा, कहाँ लिखा है? मैंने तो पूरा गोदान पढ़ लिया या मैंने ये पूरी रचना पढ़ ली, मुझे कहीं नहीं मिला। तो इसीलिए बता दे रहे हैं कि अध्याय 29 पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा। धनिया का कथन है मैलांचल उपन्यास के बारे में सही कथन कौन सा है? फुलिया महंगूदास की बेटी है। दुलरिया ने मंगला देवी को मोकनी हथनी कहा है। सुमृत दास बेतार हमेशा ये कहा करता है
कि गरम जलेबी मत खाना। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। अगर मैला आंचल उपन्यास है तो मैला आंचल का खंड 2 जो दिया गया है, खंड 2 में अध्याय 3, खंड 2 अध्याय 3 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सुमृत बेतार के बारे में बताया गया है और वहीं पर मंगला देवी की भी बात की गई है, फुलिया की भी बात की गई है। तो ये तीनों कथन आपको वहीं मिल जाएंगे खंड 2 अध्याय 3 में। राग दरबारी उपन्यास में बेला के बारे में कौन सोच रहा है कि कैसी होगी वह, मधुमती के वैजंती माला की तरह, गोदान में सुबह खोटे जैसी, या अभियान में वहीदा रहमान जैसी? कौन सोच रहा है? रुपन बाबू, रंगनाथ, सनीचर, जोगनाथ? उत्तर हो जाएगा बी रंगनाथ। अब कुछ लोग कहेंगे सर रुपन बाबू और बेला के प्रेम के चर्चे तो पूरे शिवपालगंज में है, तो रुपन बाबू होंगे। अगर है किताब तो पढ़ लीजिए, अध्याय 20 पढ़ लीजिए। वहाँ पर जो रंगनाथ सोच रहे हैं रुपन बाबू, कहते हैं रुपन बाबू किस तरीके से ऐसा हो गया, आखिर क्या उसमें खूबी है, और रंगनाथ फिर सोचने लगते हैं उसी पर, है ना। तो यहाँ पर अध्याय 20 अगर पढ़ना चाहें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। हम तो साक्ष्य के साथ सारी चीज़ें लेकर चलते हैं, जो पाठ्यक्रम में किताबें लगी हैं उन्हीं किताबों से ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि साक्ष्य पूरा दे रहे हैं आपको। मानस का हंस में लिखित पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड की है? मानस के हंस के अध्याय 23 में यह पंक्ति लिखी हुई है कि संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गाँव है गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरन न जाई देखी मन मोहा। रामचरितमानस के किस कांड का है? आपका उत्तर हो जाएगा ए बाल कांड का है। कानों में कंगना कहानी कितने परिच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा बी 3 परिच्छेद में है। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी में किसके गाने का प्रोग्राम है? बात हो रही है हेमंती। चीफ की दावत कहानी में सामनाथ माँ से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं माँ अगर इस चीज़ को तुमने इस्तेमाल किया तो वो उठाकर हम बाहर फेंक देंगे। कौन सा सामान है जो बाहर फेंकने की बात करते हैं? छड़ी, पुरानी चूड़ी, खड़ाऊ, चारपाई। उत्तर हो जाएगा सी काष्ठ पादुका, खड़ाऊ। लालपान की बेगम कहानी में जंगी किस टोली का रहने वाला है? जंगी दागी चोर है, किस टोले का? कोयरी टोली, मलदैया टोली, कायस टोली, कुरमा टोली। उत्तर हो जाएगा आपका डी कुरमा टोली। अगला प्रश्न है आकाशदीप कहानी में चंपा के पिता की मृत्यु कितने दिन पहले हुई थी? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो जब ये कहानी चल रही होती है, कहानी की पूरी बात हो रही होती है, तब वहाँ पर चंपा कहती है कि 1 माह पूर्व मेरे पिता की मृत्यु हुई है। अभी कितने माह हुए? मात्र 1 माह। ग्रेगिन कहानी कब लिखी गई? उत्तर हो जाएगा 1934। उसने कहा था कहानी कितने परिच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा 5 परिच्छेद में है। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, राम की शक्ति पूजा में यह पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा देवी की है। तो इस तरीके से 50 प्रश्न आपने देखा। प्रश्न कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अगर आप भी पेड बैच लेना चाहते हैं जिसमें लगातार आपको प्रैक्टिस सेट, डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, डेली डिटेल वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, लाइव क्लास सारी चीज़ें मिले, तो इस पर आप शुल्क और सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर केवल टेस्ट सीरीज चाहिए 500 रुपये जो पर मंथ है, उसके लिए 97 21 46 27 40 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। और अगर पूरा पेड बैच लेना है आपको तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। आप लोगों को दिया गया ये टेस्ट सीरीज आपने देखा, कैसे लगे प्रश्न जरूर बताइएगा।